नमस्कार। आपके अपने चैनल बस सच में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, इस समय हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि भाई 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया, लेकिन आज मुझे लगता है कुछ अंग्रेजों को हमसे सीखना चाहिए, भारत से। वो ऐसे कि पिछले 22 सालों में 2004 से लेके 2026 तक भारत में केवल 2 प्रधानमंत्री हुए। 4 से लेके 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 2014 से अभी तक 12 सालों में नरेंद्र मोदी। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में पिछले 4 सालों में 5 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। क्या राजनीतिक अस्थिरता नहीं से मानी जाएगी? इसी खबर पर, ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए और आपकी, हमारे दर्शकों तक कुछ खास बातें पहुंचाने के लिए हमारे साथ, जैसा आप देख रहे हैं, वरिष्ठ मेहमान जुड़ चुके हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में एक वरिष्ठ फैकल्टी हैं और आपका नाम है डॉक्टर अमिताभ सिंह। डॉक्टर अमिताभ, आपका स्वागत है बस सच पर। नमस्कार राजेश जी। तो सबसे पहले वही सवाल जहां से मैंने दर्शकों को उसका हुक दिया था कि भाई ये जो 4 साल में 5 प्रधानमंत्री हो गए हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो इन्हें हम अंग्रेजों की तरफ से बोले तो ये राजनीतिक परिपक्वता है या फिर वहां की देश में राजनीतिक अस्थिरता है? आप इस पर शुरुआती टिप्पणी क्या करना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक स्थिरता है वहां और वो इस्टेब्लिश्ड है। कन्वेंशन के तौर पर अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीडियर है पार्टी के अंदर। लेकिन ये कह देना कि 5 साल में 4 प्रधानमंत्री या 4 साल में 5 प्रधानमंत्री हो जाने से वहां राजनीतिक अस्थिरता, वैसी नहीं है। वो एक इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत इमोटिव होते हैं, उससे वहाँ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को खतरा होता है। और हमने इस काल में देखा है, अभी तो लेबर गवर्नमेंट है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में भी देखा, जैसे लिज ट्रस एक प्राइम मिनिस्टर थी, वो हार्डली कुछ दिनों तक रही, सप्ताह भी नहीं आप कहेंगे, कुछ दिनों तक ही रही। ऋषि सुनक साहब से भी कम थी वो। हाँ, सुनक साहब से बहुत कम थी। और बोरिस जॉनसन जो काफी दमखम से आए थे, लगता था कि सारी चीजें बदल देंगे, उनको भी छोटे मोटे इश्यूज को लेकर ही, चाहे वो कोविड के समय उनका शराब का पार्टी करनी हो, चाहे उसके बाद जितने भी उनके कथन रहे हैं, ब्रेग्जिट में वो हीरो बन गए थे, वो भी उनको बचा नहीं पाया। तो मेरा सबमिशन यही है कि राजनीतिक अस्थिरता हम उसे नहीं कहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोगों का, और खासकर, और ये राजनीतिक अस्थिरता आप ये कहें कि कोई मूवमेंट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसके चलते उनको हटाया गया, ऐसा भी नहीं था। लेबर मूवमेंट ने माना कि उनके बहुत सारे कदम, जैसे अमेरिका के जो उन्होंने एम्बेसडर चुना था, वो एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आ गया, तो सारी नैतिक जिम्मेवारी उन पर आ गई। उसके बाद अमेरिका से जो संबंध हुए, उसकी सारी जिम्मेवारी उन पर आ गई। जो ट्रंप ने उनके साथ किया और जो कथन की, सारी जिम्मेवारी उन पर। तो कहने का मतलब है, और खासकर जो लास्ट स्ट्रॉ था, अंग्रेजी में कहें तो, वो था जो उनके लोकल इलेक्शंस हुए, वहां उनकी बुरी तरह हार हुई। और उनकी ही नहीं, जितने भी स्टैब्लिश 2 पार्टीज हैं उनकी हार हुई। निजल फराज की जो पार्टी है वो सक्सेसफुल रही, जो राइटिस्ट पार्टी है। तो कहने का मतलब है कि अस्थिरता इस सेंस में नहीं है कि वहां आर्थिक या अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है, या उसके चलते विदेशी प्रभाव बढ़ रहा है, या उसके चलते विदेश का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप तो पश्चिम, हाँ जी, आप मैं बोलिए। भारत के संदर्भ में समझना चाह रहा था कि यहाँ भाई अगर प्रधानमंत्री बदले गए तो बीजेपी में कुछ गड़बड़ है या मिली जुली सरकार चल रही है, तो वहाँ लेबर पार्टी की सरकार चल रही है। आप कह रहे हैं राजनीतिक अस्थिरता है, तो यानी लेबर पार्टी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। उसके नेता जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी बात हुई, जैसे आपने बताया, जो अभी प्रधानमंत्री हटे, उन्होंने क्यों गद्दी उन्हें छोड़नी पड़ी, और अभी एंडी जो बर्नहम आए हैं वो कैसे आए। तो जरा डॉक्टर अमिताभ, आपसे हम ये समझना चाहेंगे सरल भाषा में, हम भारतीयों को जरा वहाँ की संसदीय प्रक्रिया के बारे में बता दीजिए कि भारत से कैसे भिन्न है, और वो प्रधानमंत्री बदलते जा रहे हैं 4 साल में 5, फिर भी राजनीतिक
स्थिरता आप कह रहे हैं, अस्थिरता नहीं है, तो सरल भाषा में जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आखिर क्या है वहां की संसदीय प्रक्रिया और क्यों इतने सारे प्रधानमंत्री 4 साल में आने के बाद भी वहां आप स्थिरता की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मिताब। जी जी। देखिए, भारत ने बहुत सारी अपनी चीजें संविधान में, खासकर संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से ली है। और क्योंकि हम उससे एक्वेंटेड थे, हम जानते थे वो कैसे चलती है। एक्ट ऑफ 1935 या उसके पहले एक्ट ऑफ 1919 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर एस्टैब्लिश थी। तो हमारी व्यवस्था एक तरह से कहें काफी हद तक उनसे मिलती जुलती है, एक्सेप्ट कि वहां एक वंशानुगत मोनार्की है, हेरिडिटरी मोनार्की है, जो वहां काबिज है। वहां भी 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ज्यादातर उनके 3 तरह के मेंबर्स बनते हैं, एक हेरिडिटरी होते हैं, कुछ जो बनाए जाते हैं उनके बेटे या उन वंशानुगत वहां भी चलता है। लेकिन मोटे तौर पर हमारे पैटर्न जिस तरह राज्यसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स काम करता है, लेकिन सॉरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स काम करता है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है हमारे लोकसभा की तरह लोकसभा है। हमारा हुआ। जी जी। और लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड से ही कुछ उनके मनोनीत सदस्य जो हैं वो जुडिशरी में बैठते हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट उस तरह का है। तो कमोबेश मिलता जुलता है। पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो सदन में अपने कार्यों के लिए माना जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे तो पूरे कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है, जैसे भारत में भी होता है, बहुत सारे अन्य देशों में होता है। काफी समानताएं हैं, लेकिन जो असमानताएं हैं मैं वो बताऊं, वहां सिर्फ 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेबर और कंजर्वेटिव। हाल में निजेल फराज की पार्टी जो एक राइटिस्ट और काफी एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल पोजीशंस लेके आ रही है, रिफॉर्म यूके करके, वो एक बहुत बड़ी पार्टी है, बनती आ रही है। उसका हालांकि पार्लियामेंट में अभी तक प्रतिनिधित्व उतना नहीं हुआ, उतने वोट नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है कि जो व्यवस्था है उसमें वो बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। तो ये मोटे तौर पर उनका ये है। वहां के मिनिस्टर्स को सेक्रेटरी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को कोई और टर्म है, जैसे जो फिनांस मिनिस्टर है उनको चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कहते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन लबोलुआब ये है कि हमारे और उनके बहुत सारे कॉमन आइडेंटिटी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, राजेश जी। तो अगर हम अपने भारत की दृष्टि समझना चाहें तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ चूंकि मुख्यतः प्रधानतः केवल लेबर है और कंजर्वेटिव पार्टी है, तो अगर फर्ज कर लीजिए, हाइपोथेटिकली हम कह रहे हैं, यहाँ केवल कांग्रेस और बीजेपी होती, तो वहाँ जो सिचुएशन हो रही है कि जो प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं, तो बीजेपी की हार नहीं, वो मोदी जी की तरह किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वैसी स्थिति वहां हुई क्या? अभी लेबर में कोई और नेता थे, उनकी जगह किसी और को बना दिया गया? नहीं, देखिए हमारे यहाँ हो क्या गया है ऑफ लेट, और ये मैं बताऊं, इंदिरा गांधी के बाद जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रतिबिंबित करने लगा। उससे हुआ क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है उसी के पीछे पूरी पार्टी चलती है। आप देखा ही है, इंदिरा गांधी बीच में एक एबरेशन था 77 से 80 तक, जब मल्टीपल पार्टीज एक साथ आई और उन्होंने उस समय की सरकार को हटाया। लेकिन बाद में फिर इंदिरा गांधी बनी, फिर राजीव गांधी। 90 का दशक थोड़ा सा अस्थिर था, इन द सेंस की बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बने, इंदर कुमार गुजराल से लेके गौड़ा से लेके नरसिम्हा राव तक। तो वो एक राजनीतिक अस्थिरता थी। प्रॉब्लम क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में अगर राजनीतिक अस्थिरता होती है तो आर्थिक अस्थिरता भी आ जाती है, जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में नहीं होता है। जैसे इटली में 90 के दशक में, और आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा, सारे प्रधानमंत्री बदले गए थे। हाँ, हर 5 महीने पे नए प्रधानमंत्री बनते थे, पता ही नहीं चलता था। जब तक आप किसी का नाम याद करें क्विज के लिए, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बदल जाता था। जापान में भी शिंजो आबे के पहले ऐसी ही कुछ व्यवस्था थी। हर 1.5 साल 2 साल पे प्रधानमंत्री बनते थे, आते थे जाते थे, लाइन लगी रहती थी, लेकिन वहां आर्थिक अव्यवस्था नहीं हुई थी। जापान की इकोनॉमी में गिरावट नहीं आई थी, या इटली की इकोनॉमी में गिरावट नहीं आई थी। हाँ, अस्थिरता रहती थी, लोगों को लगता था कि अगली सरकार आएगी तो क्या पॉलिसी है। तो इंग्लैंड में भी, यूके में भी यही है, यही चलता आ रहा है। लेकिन मतलब मैं वहां अभी जी ये अपनी बात अगर व्यक्तिगत ओपिनियन माना जाए, कंपेयर अगर करना हो भारत से, तो मैं कहूंगा कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर पे उंगली उठाई जाती है तो वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
आपको याद होगा बोरिस जॉनसन को क्यों हटाया गया था, बहुत एक सिंपल सी घटना थी। बहुत इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ब्रैश थे, बहुत डायनेमिक थे और किसी की बात जी सुनते नहीं थे, एक तरह से जिद्दी थे। सिर्फ ये था कि उन्होंने कोविड के समय एक शराब की पार्टी रखी जो कोविड के लॉकडाउन के खिलाफ थी और उसका बाद में लोगों को पता चला तो उनकी बहुत बदनामी हुई। और ये भी जो है इन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, कोई घोटाला नहीं किया है, लेकिन जो इनके डिसीजंस थे उनको माना जा रहा था कि लेबर पार्टी की हार जो लोकल इलेक्शंस में हुई वो सिर्फ उनके डिसीजंस को लेकर हुई, तो उसके चलते उनको हटाया गया था। और ट्रांजिशन भी बहुत स्मूथ रहा है। जी जी जी। तो हाँ यहाँ मैं अब चूंकि नए प्रधानमंत्री आ गए हैं, हम भारत में बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे ये भी टिप्पणी जानना चाहूँगा, आपकी टिप्पणी कि भारत और यूके संबंधों में अब आप क्या कोई बदलाव देखते हैं या उसी प्रकार की कंटिन्यूटी होगी? खास तौर पर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब सेटा जिसे कहते हैं, व्यापार का जो एक समझौता हुआ है, उसके मद्देनजर क्या कोई सकारात्मक बदलाव आप देख रहे हैं या फिर ये उसी की एक अविरल धारा बहेगी? डॉक्टर अमिताभ? नहीं, ये जो लेबर पार्टी और खासकर पिछले प्रधानमंत्री के काल में सेटा जो साइन हुआ था वो काफी दिनों से चला आ रहा था। जब ब्रेग्जिट हुआ था और जब कॉमन मार्केट के तरह से बाहर निकले थे यूरोपियन यूनियन के, तब से उन्होंने एक पॉइंट बनाया था कि हमें बड़े डेमोक्रेसीज के साथ, बड़े इकोनॉमिक्स के साथ हमें ट्रेड करना है। लेकिन उसके नुआंसेस इतने होते हैं, यानी उतने इसमें छोटे पेंच इतने होते हैं ट्रेड डील में, जो आमतौर पे समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो 2018 से ये वार्ता चल रही थी, अब पिछले साल जाके उस पर साइन हुआ। तो आप समझ सकते हैं इसकी जटिलता कैसे थी। माना यह भी जाता है कि कंजर्वेटिव और लेबर पार्टीज में देखा जाए तो लेबर पार्टीज ज्यादा प्रो इंडिया रही हैं या प्रो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड रही। अगर आप देखा जाए तो भारत की आजादी को दिलाने वाला भी लेबर पार्टी ही था। अगर क्लेमेंट एटली नहीं होते तो चर्चिल शायद कभी तैयार नहीं होते भारत को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। चर्चिल तो कभी तैयार नहीं होते। जी हाँ, मतलब वो सारे हिस्ट्री तो हाइपोथेसिस में हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब ये है कि लेबर पार्टी ने भारत को आजाद करने की मुहिम जो थी वो तेज की थी। और तो उस कंटेक्स्ट में भी देखा जाए, मुझे नहीं लगता है एंडी बर्नहम के आने से कोई आमूल परिवर्तन आएगा हमारे संबंधों में। हमारे क्रिकेट वैसे ही रहेंगे, ट्रेड वैसे ही रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि नए जैसे इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, तो इमिग्रेशन पे लेबर भी बहुत सख्त हुआ है, पहले सख्त नहीं था। और जो आवर्जन अब तक होता है उसको लिमिट करने की कोशिश की जाएगी, तो भारतीयों को ये थोड़ा सहसा बुरा लग सकता है। तो वो एक मुझे लगता है एक लिमिटेशन रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई आमूल परिवर्तन आएगा हमारे संबंधों। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि लेबर और कंजर्वेटिव इन दोनों पार्टियों में लेबर का रुझान भारत के प्रति थोड़ा ज्यादा रहा है, और ये प्रधानमंत्री भले ही बदले हो लेकिन सरकार अभी भी लेबर पार्टी की ही है। पुराने प्रधानमंत्री भी लेबर पार्टी के थे, नए भी वहीं के हैं, तो इस रूप में भारत के लिए कुछ चिंता की बात नहीं है ना। लेकिन अब इसी बात को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं डॉक्टर अमिताभ, तो जो एंडी बर्नहम, देखिए अभी नाम भी याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी, 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 जी। एंडी बर्नहम की जो साहब प्रधानमंत्री बने, इनकी प्राथमिकताओं में डॉक्टर अमिताभ री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रीन एनर्जी और क्षेत्रीय विकास शामिल है। तो क्या इन क्षेत्रों में भारत के लिए नए व्यापार के निवेश के कुछ अवसर खुल सकते हैं, व्यापार के या निवेश के? देखिए, एंडी बर्नहम पहली बार कोई नॉर्थ का बहुत दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर बना है। उनको किंग ऑफ द नॉर्थ भी कहते हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्दर्न इंग्लैंड, नॉर्दर्न यूके जो है उसके तरफ बल देंगे। स्कॉटलैंड, चाहे ऊपर आप चले जाइए, नॉर्दर्न आयरलैंड, मेयर भी रहे हुए अभी है। मेयर, मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं वो, और वो काफी एक तरह से सशक्त इसमें रहा, और चुन के भी अभी आए हैं, और उनको अचानक बना देना एज अ प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा कदम था। और ये मैं ये कहूं कि ये ब्रिटेन में ही संभव था, और जगह ऐसे संभव होता नहीं। खैर, हाँ, तो वो कई सारी चीजों में अभी हमारे मतभेद हैं, लेकिन उन मतभेदों में जो सबसे इंपॉर्टेंट मतभेद था कि किस तरह हम एड्रेस करें उस ट्रेड डेफिसिट को, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट अभी भी ज्यादा है। उनसे हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। जो जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए ट्रम्प के पहले काल में,
तो हम उनके साथ वो एक ट्रेड डेफिसिट है, उसको कैसे उसकी भरपाई की जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा एम्फेसिस रहता है कि मार्केट को पूरी तरह से खोल दिया जाए, यानी जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, जितनी भी शराब आ रहे हैं, जैसे उनको उनके लिए, वाइन के लिए, जो हमेशा एक मॉरल लिमिटेशन होता है हमारे सरकारों को, वो करने भारत के में। लिए, तो वो हमारे थोड़े हाथ बंधे हुए थे। लेकिन जो ये अभी कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट हुआ है इकोनॉमी पे, उसमें वो सारी चीजों को एड्रेस किया गया है। बहुत स्पेसिफिक में अगर मैं नहीं भी जाऊं, मोटे तौर पर जो सुगमता आर्थिक रिलेशन में हमारे बीच हुई है, वो अनपैरेलल्ड था, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उसका ये भी कारण ये था कि हम यूरोपियन यूनियन से डील करते थे, जिसका पार्ट था यूके। अब उसका पार्ट नहीं है, तो उनको सेपरेटली डील करना पड़ता है। और इसीलिए जब हमने उनसे डील कर लिया, तो यूरोपियन यूनियन तुरंत पीछे पीछे आया कि हमसे भी वही लगभग उन्हीं शर्तों पे डील कीजिए। तो हमें एक कहा जाए, हमें एक एडवांटेज मिला कि एक हम लीवरेज मिला हमें। एक लेवरेज मिला कि उनसे हम नेगोशिएट कर पाए, उनसे बार्गेन कर पाए, जो जो ट्रेड रिलेशन में होता है, और उसमें हम काफी सक्षम रहे, सफल रहे। जी जी। तो एक शुभ संकेत भी मिल रहे हैं डॉक्टर अमिताभ, मैं उनको उदाहरण आपके सामने रखूंगा और आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये जो ब्रिटिश इंडियंस हैं बहुत सारे, है ना, हमारे प्रधानमंत्री भी बने थे ब्रिटिश ओरिजिन वाले। तो अभी ताज़ा खबर है कि ब्रिटिश इंडियन नेता कनिष्क नारायण को एआई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में जगह देना क्या सिर्फ एक प्रतीकात्मक संदेश कहें, या फिर भारत के लिए गहरे जो सहयोग जिसकी आप जिक्र कर रहे थे उसके संकेत हैं? देखिए, सुनने में अच्छा लगता है कि कनिष्क नारायण वो हमारे स्टेट बिहार के भी हैं, तो कुछ ज्यादा ही खुशी होती है कि वो एआई मिनिस्टर बने हैं। लेकिन मैंने तो ये देखा है ब्रिटिश पॉलिटिक्स में कि जितने भी जो इमिग्रेंट होते हैं, जैसे सुएला ब्रेवरमैन थी, गोवन ओरिजिन की थी, उन्होंने सबसे ज्यादा सख्ती की थी इमिग्रेशन पे, जबकि वो खुद इमिग्रेंट फैमिली से थी। एक और मैं एकदम से नाम भूल रहा हूँ, वो भी जब बने थे तो उन्होंने भी आवर्जन को लेके, भारत में से जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है उसको लेकर इशू बनाई थी। कनिष्क नारायण बने हैं, ये अच्छा है। और यही तो विविधता है, मैं बार बार कहता हूँ, इंग्लैंड में, यूके में ऋषि सुनक का प्राइम मिनिस्टर बनना ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक माइनॉरिटी हिंदू जो यूके में रहता है, वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बने, और वो वहां का सबसे रईस आदमी, सबसे अमीर आदमी है, वो बना। तो ये जो प्लूरैलिटी है, ये जो मैं यूं कहूं कि जिस तरह उन्होंने डेमोक्रेसी को माइग्रेंट्स के लिए ओपन किया है, और अभी भी जो उनके कई सारे मिनिस्टर, एटलीस्ट 2 मिनिस्टर तो मैं जानता हूं जो अफ्रीकन मूल के हैं, तो ये विविधता उनमें आ गई है और वो एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन इसका रिएक्शन भी हो रहा है कि जो राइट पार्टीज हैं, जो इमिग्रेशन का विरोध करती हैं, वो छोटे मोटे इशू पर बहुत बड़ा इशू बना रही हैं, दंगे हो रहे हैं वहाँ। कई बार हमने देखा है कि इंडियंस के प्रति या पाकिस्तानियों के प्रति या अफ्रीकन के प्रति दंगे हुए, कई बार आउटस्कर्ट्स में, लंदन में आप देखेंगे ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ये है कि जो एक है मल्टी कल्चरलिज्म जो ब्रिटेन रिफ्लेक्ट करता है, उसका परिचायक लेबर गवर्नमेंट भी रही है, कंजर्वेटिव पार्टी भी रही है। तो मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ कई मामलों में। जी जी। तो ये तो सम्मान के लायक है ही जो आप कह रहे हैं, प्लुरैलिटी है, इमिग्रेंट्स को भी महत्व दिया जाता है, हालांकि वो कानून सख्त भी हो रहे हैं। बल्कि एक खास चुटीली बात तो मैं नहीं कहूँगा, गर्व करने वाली बात हो सकती है, भारतीय संस्कारों का प्रभाव वहाँ। एक तो स्पष्ट उदाहरण आपने बताया, ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे और वो प्रधानमंत्री बनने गए। लेकिन अभी जो सबसे ताज़ा हमारे एंडी बर्नहम साहब, मैंने देखा जब वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से निकले पहली बार लोगों से मुखातिब होने के लिए, तो उनका मुद्रा ये वाला था। पहले आए, उन्होंने प्रणाम किया, उसके बाद अपनी बातों की शुरुआत की। तो क्या आपको लग रहा है अभी संस्कृति का आदान प्रदान, अब भारत का प्रभाव कुछ पड़ रहा है वहां ब्रिटेन पर? नए प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या अमिताभ? इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब कोविड हुआ तो लोगों ने हाथ मिलाना, हैंडशेक करना बंद किया था। कई बार देखा होगा वो ऐसे करते थे अपना इससे। तो मुझे लगता है उसका भी परिचायक है। और
लेबर पार्टी जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट इंडियंस अगर किसी पार्टी को करते हैं तो लेबर पार्टी को ही। लेबर हालांकि पार्टी ऋषि सुनक दिखते थे, लेकिन 2/3 भारतीय जो हैं, भारतीय मूल के लोग जो हैं, वहां के ब्रिटिश सिटीजन भी जो हैं, वो लेबर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उनका, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो मिडिल क्लास है, जो यूके का मिडिल क्लास, उसका एक बहुत बड़ा तबका जो है वो भारतीय है, भारतीय मूल के लोग हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। शायद उनको अपील करने के लिए हो। और इसके पहले जब कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, तो वो दिवाली करते थे और लोगों को बुलाते थे, पूरा अपने लोगों को या जो भी आ सकते हैं उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो आते थे, और वो एक बहुत बड़ा जलसा होता था। तो उस तरह की जो सहिष्णुता वहां है वो काफी अच्छी है। और मुझे लगता है एंडी बर्नहम पर एक्सपेक्टेशंस लेबर को बहुत ज्यादा है, इसलिए वो कोई भी ऐसा तबका छोड़ना नहीं चाहती है कि वो उससे उनको घाटा हो या उनसे जो वोट आता है वो कम हो। और स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर हाल में भी आपने देखा होगा, वो पाकिस्तानी मूल के थे। तो विविधता वहां है, और उस इसमें अगर आप देखा जाए तो उस चीज में ब्रिटेन अपने आप को एक अच्छे मल्टीकल्चरल, मैंने पहले भी कहा, उसको का रिप्रेजेंटेटिव हो गया है, जो बहुत सारे देश इस समय उसके लिए तैयार नहीं है, चाहे जर्मनी हो या इटली हो या पोलैंड हो, कुछ हद तक जो नहीं अभी भी चाहते हैं कि उनके जो लीडरशिप पोजीशंस हैं उसमें नॉन जर्मन्स, नॉन इटालियंस आए, ये उनको अभी भी पसंद नहीं है। हालांकि वहां भी ये नहीं है कि प्रॉब्लम है, लेकिन इंग्लैंड उस मामले में, यूनाइटेड किंगडम उस मामले में काफी आगे। ये प्लूरैलिटी और टॉलरेंस की आपने बात की, मतलब विविधता है और सहिष्णुता भी है, ये तो काबिल तारीफ है ही। और वो भी खासकर जब चाहे कंजर्वेटिव के हों ऋषि सुनक साहब, चाहे अभी लेबर के हों एंडी बर्नहम साहब। तो जैसा आपकी बातों से लग रहा है डॉक्टर अमिताभ की भारत को चिंता की बात नहीं है, वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन हमारे जो संबंध रहेंगे वो ठीक ठाक ही रहेंगे। लेकिन अंत में जब ये दो बातें जो होती है, जहां से हम लोगों ने शुरुआत भी की थी बातचीत की, कि भाई परिवर्तन वहां हो रहा है, चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम पे क्या असर पड़ रहा है। तो चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अगर आप उचित समझें, कि ब्रिटेन में जो जिसकी आप जिक्र की, जहाँ सहिष्णुता है, तो भारतीय जो समुदाय हैं, भारतीय मूल के भारतीय छात्रों, वहाँ के प्रोफेशनल्स के लिए जो एंडी बर्नहम है, उनका कार्यकाल क्या नए अवसर लेके आ सकता है, या नई चुनौतियां जिनका भी जिक्र आपने किया था अभी भी बनी रहेंगी? नहीं, चुनौतियां बनी रहेंगी। वहां भी एक आप कहें कि एक रेजिस्टेंस हो रहा है, एक विरोध हो रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत उनकी नौकरियां ले रहे हैं, जो पूरे दुनिया में हो रहा है। अमेरिका में हम देख ही रहे हैं, जर्मनी में वो प्रोसेस शुरू हो गया है। उसके चलते वहां का राजनीतिक स्वरूप जो था वो बदलने लगा है। लेकिन जो भी लीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो हिस्टोरिकली जो इंडियंस वहां रह रहे हैं, उनको वो व्यापक सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन वही है, हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम भारत अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। मुझे याद है, जाते जाते मैं ये बोलूं, मैं जब बीबीसी देखता था आज से 30 साल पहले कॉलेज हॉस्टल में, तो दिखाते थे कि वो चांदनी चौक के एक सड़क में गाय के 2 गायों के बीच में कैमरा लगा के पैन करके जूम करते थे कि ये देखिए चांदनी चौक का इलाका है। अब वो बीबीसी वैसे नहीं दिखाता है, अब वो गुड़गांव को दिखाता है, नोएडा को दिखाता है, बैंगलोर को दिखाता है। तो ये परिवर्तन भी आया है। तो हम भारत के स्ट्रेंथ से वो परिवर्तन देखेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई राजनीतिक कारणों से, हमारे तो कोई विदेश जाता नहीं है, जो जाते हैं इमिग्रेंट्स वो अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल के जाते हैं। तो ऐसी इकोनॉमिक सुविधाएं हमारे ही लोगों को दी जाए कि वो वहां ना जाए, और वो हो भी रहा है। आप देखेंगे पूरे यूरोप में माइग्रेंट जो है, वो पॉलिटिकल माइग्रेंट भारत के बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं आपको मिलेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, सब जगह से मिलेंगे, भारत का कोई नहीं मिलता। यानी हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं वो काफी हैं। जो एम्बिशन है, जो जाहिर है जो एम्बिशियस लोग हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। वो जाते हैं, वो वहां बसते हैं, और वो अपनी अपनी सुविधाएं खोजते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी, और वो बनी ही हुई है। तो बस समापन के तौर पर अगर आपसे हम अनुरोध करें कि आप बस 1-1.5 मिनट में, जो एक परिवर्तन हुआ है, एंडी बर्नहम नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो दोनों तरफ से इनके प्रधानमंत्री बनने से ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये 2-3 पक्ष जल्दी से अगर आप फटाफट समेट दें डॉक्टर अमिताभ। हाँ, एक प्रोफेसर को 1.5 मिनट देना थोड़ा नाइंसाफी होगी, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। खुद भी आई एम आल्सो सेलिंग इन द सेम बोट, तो लगभग मैंने कहा। तो वो आप समझ रहे होंगे वो दर्द। नहीं, देखिए,
मैं बार-बार इसी चीज़ पे इंसिस्ट करता हूँ, परिवर्तन संबंधों में नहीं होगा। परिवर्तन संबंधों में वहाँ की सरकारें या हमारी सरकारों बदलने से नहीं होता है। परिवर्तन होगा कि किस तरह हम उनके लीडरशिप को भारत के लिए एक तरह से कहें इंटरेस्टेड बनाएँ, और जो हमने बनाया भी है। हम ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कंजर्वेटिव पार्टी से वो एफटीए हो जाएगा, लेकिन एफटीए हुआ नहीं, जो सेटा आपने जिक्र किया जिसका, वो लेबर गवर्नमेंट में हुआ। और तो वैसी सिचुएशन भारत क्रिएट करेगा, वैसे सिचुएशन यूके क्रिएट करेगा कि हमारे संबंधों में जो पहले जैसा था उससे और प्रगाढ़ हो, और हम इसके लिए उस कैपेबिलिटी से, उस स्ट्रेंथ से कर रहे हैं। हमने उनकी इकोनॉमी को 5वें नंबर पे छोड़ दिया, हम चौथे नंबर पर आ गए, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उनसे नेगोशिएट करेंगे, और वो भी उसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमसे नेगोशिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो 5वें नंबर पर थे, उनको करके हम अब चौथे नंबर पर आ गए हैं। तो अगर क्रिकेट की भाषा करें तो अभी हाल में जो उनका भारत के साथ इंग्लैंड का सीरीज हुआ है, तो हम पहले नंबर पर थे, वो दूसरे नंबर पर थे। सीरीज खत्म होते होते इंग्लैंड पहले नंबर पर चली गई है, अब भारत दूसरे नंबर पर आ गई है। तो चलिए, ये एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, चाहे खेलकूद में हो या फिर राजनीति में हो या अर्थव्यवस्था में हो। लेकिन जिस विस्तार से आपने चर्चा की और रोचक तरीके से अपनी बातों को रखा यूके में प्रधानमंत्री के परिवर्तन को लेके और भारत और यूके के संबंधों को लेके, जिस पर उसका असर क्या पड़ेगा, तो इन पूरी चर्चा के लिए डॉक्टर अमिताभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर हमें कृतार्थ करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमिताभ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.